अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एज फिज़िकल एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रल पाल्सी। ये पढ़ाया जाता है फिज़िकल एजुकेशन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन सब्जेक्ट में, और आज हम देखेंगे इसके बारे में। सीपी इसको कहते हैं। CP is a group of permanent disability symptoms resulting from damage to the motor control areas of the brain। यानी इसमें ये होता है कि एक पर्सन जो है वो परमानेंट डिसेबिलिटी वाले सिम्टम्स जो है उनको शो करता है, यानी उसमें डिसेबिलिटी पाई जाती है। वो डिसेबिलिटी किसी भी लिहाज से हो सकती है, वो जो है वो उसके लिम्स में हो सकती है, ट्रंक में हो सकती है, विजुअल हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है, स्पीच के लिहाज से हो सकती है। तो जब मोटर कंट्रोल एरियाज जो हैं ब्रेन के, जब उनको नुकसान पहुंचता है, तब इस तरह का जो सेरेब्रल पाल्सी है ये डिसीज़ सामने आती है। दिस कैन बी ऑर्गेनेट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ। इसका पता चल जाता है बर्थ के फ़ौरन बाद भी, या ड्यूरिंग द बर्थ डॉक्टरों को पता चल जाता है, या बिफोर द बर्थ जो है वो पता चल जाता है। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे इसकी कितनी क्लासिफिकेशन है। वर्ड है सेरिब्रल, ये रेफर्स टू द ब्रेन, यानी ये ब्रेन से मुतल्लिक है। और जो पाल्सी है ये डिसऑर्डर्ड मूवमेंट्स से रिलेटेड है। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड द अमाउंट ऑफ डैमेज टू द ब्रेन, ये डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सी ब्रेन की डैमेज हुई है और किस कदर डैमेज हुई है ब्रेन, उस लिहाज से सिम्पटम्स आर रेंजेस फ्रॉम सीवियर टू माइल्डली। A person with CP shows other impairments including seizures, speech and language disorder। यानी इसके जो सिम्पटम्स हैं वो माइल्ड भी हो सकते हैं, वो सीवियर भी हो सकते हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का वो डैमेज हुआ है और किस कदर उसमें उसको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कुछ इम्पेयरमेंट्स हैं जो CP का पर्सन शो करता है, जिसमें सीजर्स हैं यानी झटके लगते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है यानी उनको बोलने में मुश्किल होती है, वो ठीक से अल्फाज को बोल नहीं पाते। रीजंस में इसकी रूबेला है। रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो माँ को हो सकता है, जिसकी वजह से उसके बच्चे में CP जो है वो हो सकती है। प्री मेच्योरिटी है, जो प्री मेच्योरिटी प्रेगनेंसी होती है ये भी उसकी वजह हो सकती है। बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा फिज़िकली या साइकोलॉजिकली, कोई भी जो हादसा एक्सीडेंट होता है उसको ट्रॉमा कहते हैं। अनोक्सिया मीन ये है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में, जिसकी वजह से ब्रेन का कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है। मेनिनगिटिस हो सकता है, ये एक बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर जो 3 तहें होती हैं, मेम्ब्रेन होती हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। पॉइजनिंग ब्रेन हो सकती है एंड ब्रेन ट्यूमर एंड अदर फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी केस्ड बाय एक्सीडेंट और अब्यूज़। यानी कोई भी ब्रेन की इंजरी, चाहे वो ट्यूमर हो या वो एक्सीडेंट से हो, ब्रेन में कोई भी इंजरी, वो बेबी को CP जो है वो उसका शिकार कर सकती है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 3 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है टोपोग्राफिकल लिहाज से, यानी एनाटोमिकल लिहाज से। किसी भी CP के पर्सन को जब क्लासिफाइड किया जाता है तो उसको हम कहते हैं टोपोग्राफिकल। दूसरा है न्यूरोमोटर। न्यूरोमोटर जो है वो मेडिकल में इसको यूज़ किया जाता है। और तीसरा है फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से इसको देखा जाता है, यानी 3 तरह से इसको क्लासिफाइड किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोपोग्राफिकल। टोपोग्राफिकल में इसकी कुल आपके सामने 1 2 3 4 5 6 इसकी क्लासिफिकेशन है टोपोग्राफिकल में। यहाँ पे देखा जाता है अगर किसी पर्सन का 1 पार्ट इन्वॉल्व है तो उसको मोनोप्लीजिया कहते हैं। डाइप्लीजिया में मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ लोअर लिम्स एंड माइनर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ अपर लिम्स। अगर तो उस पर्सन में जो उसके मेजर लिम्स हैं उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और जो उसके अपर लिम्स हैं उसकी माइनर इन्वॉल्वमेंट है, तो हम कहते हैं कि इसको डाइप्लीजिया जो है ये वाली CP है, यानी इसको इस तरह क्लासिफाइड करते हैं। तीसरा है हेमीप्लीजिया। हेमीप्लीजिया में 1 कंप्लीट साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे देखिए हम उसको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। चौथे में जो पिंक कलर की लाइन जिसके नीचे लगी हुई है उसमें पैराप्लीजिया है। पैराप्लीजिया में इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ लोअर लिम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 5वां है वो है ट्राइप्लीजिया। ट्राइप्लीजिया के अंदर एनी 3 लिम्स इन्वॉल्वमेंट जो है उसको हम ट्राइप्लीजिया में लेके आते हैं, यानी वो कोई भी 3 लिम्स हो सकते हैं जिनमें 2 टांगे या एक बाजू हो सकता है, या 2 बाजू या 1 टांग हो सकती है, इसको हम बोलते हैं ट्राइप्लीजिया।
चौथा है क्वाड्रीप्लीजिया। क्वाड्रीप्लीजिया में टोटल बॉडी इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी यहाँ पे आप देखें कि मोनोप्लीजिया, डाईप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, ट्राईप्लीजिया, क्वाड्रीप्लीजिया, ये तमाम टोपोग्राफिकल लिहाज से टाइप्स हैं। उसके बाद अगर हम न्यूरोमोटर क्लासिफिकेशन करें तो 3 हैं इसमें, स्पेस्टिसिटी है, एथिटोसिस है, एंटैक्सिया है। यानी डॉक्टर जो हैं वो इन 3 लिहाज से भी देखते हैं पेशेंट को। ये 3 नाम आपके सामने हैं। हम फर्दर देखेंगे इनके बारे में कि ये 3 जो हैं इनका क्या असर। यहाँ पे जो स्पेस्टिसिटी है, हर एक को जो है खसूसियात के लिहाज से उसको डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं न्यूरोमोटर क्लासिफिकेशन। जिससे पहले हमने देखा है स्पेस्टिसिटी के बारे में। स्पेस्टिसिटी रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज ऑफ मोटर कंट्रोल एरिया ऑफ द सेरिब्रम। अगर तो सेरिब्रम का जो पार्ट है वो डैमेज हुआ है तो फिर ऐसा होता है कि एक जो पर्सन है उसके अंदर एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग मसल टोन, उसमें मसल टोन इंक्रीज़ हो जाती है और हाइपरटोनिसिटी हो जाती है, यानी सख्त मसल होते हैं, मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। सीजरिंग गेट जो है वो इसमें हो जाती है। सीजरिंग गेट में टांगे अंदर की जाने मुड़ी हुई, हाथ पे अंदर जाने मुड़े होते हैं। डिफ़िकल्टी इन रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग प्रॉपरली। इन बच्चों को रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग में डिफ़िकल्टी होती है ऐसी चीज़ें परफॉर्म करने में। सीजर्स एंड प्रीसेप्चुअल डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन स्पेस्टिसिटी दैन एनी अदर टाइप ऑफ सीपी। आपने ये बात याद रखनी है कि सीजर्स और प्रीसेप्चुअल डिसऑर्डर्स जो है ये इस वाली जो कैटेगरी है इसमें ज़्यादा हैं बजाय किसी दूसरी टाइप में सीपी की। यहाँ पे हमने जो न्यूरोमोटर क्लासिफिकेशन है उसकी जो पहली टाइप है स्पेस्टिसिटी, उसके बारे में पढ़ लिया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर सेरिब्रम डैमेज होगा तब हमें स्पेस्टिसिटी होगी और इसमें हाइपरटोनिसिटी होती है, मसल अकड़ जाते हैं और मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो पाती है। इसके बाद हम दूसरी वाली पढ़ते हैं, ये है एथिटोसिस। ये भी न्यूरोमोटर क्लासिफिकेशन की दूसरी टाइप है जिसमें ओवरफ्लो ऑफ मोटर इम्पल्सिस टू द मसल्स। यहाँ पे जो है वो ओवरफ्लो होता है न्यूरोमोटर का, जो मोटर इम्पल्सिस है उनका मसल्स की जानिब, जिससे ये होता है कि एक इंसान जो एक्यूरेसी के साथ कोई काम नहीं कर पाता, वो लिख भी नहीं सकता ठीक से, क्योंकि कभी कभी मोटर इम्पल्सिस का जो फ़्लो है वो तेज़ और कभी इतना स्लो हो जाता है कि वो इंसान कोई भी काम जो है उसको एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म नहीं कर सकता। टाइपिकली अफेक्ट्स द मसल्स डैट कंट्रोल द हेड, नेक एंड ट्रंक। ये ज़्यादातर उन मसल्स को अफेक्ट करता है जो हेड का रिलेटेड है, नेक से रिलेटेड है, ट्रंक के रिलेटेड है, यानी लिम्स को कम और बाकी मसल्स को ज़्यादा। ट्रबल्ड कंट्रोलिंग स्लेविएशन, ऐसे बच्चे अपनी जो स्लेविया है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उनका। उसके बाद द इंडिविजुअल हैज़ डिफ़िकल्टी ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्पीकिंग। ज़ाहिरी बात है जब उसका हेड और नेक जैसे मसल्स जो हैं वो इस चीज़ से अफेक्ट हो गए हैं तो फिर ईटिंग में, ड्रिंकिंग में, स्पीकिंग में मुश्किल होती है। दे हैव डिफ़िकल्टी टू परफॉर्मिंग मूवमेंट्स डैट रिक्वायर्स एक्यूरेसी, यानी ऐसी मूवमेंट्स जिसमें टारगेट जो है उस पर बॉल फेंकनी है, बॉल थ्रो करनी है, तो देन इनसे ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती। तो यहाँ पे जो एथिटोसिस है उसमें ये होता है कि जो ओवरफ्लो है वो होता है मोटर इम्पल्सिस का मसल्स की जानिब। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है अटैक्सिया। अटैक्सिया भी न्यूरोमोटर क्लासिफिकेशन की थर्ड टाइप है। इसमें डैमेज टू द सेरिबेलम, इसमें सेरिबेलम जो है वो डैमेज हो जाता है। ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसमें ये होता है कि मसल्स शो एबनॉर्मल डिग्री ऑफ हाइपोटोनिसिटी है, यानी इसमें जो है मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ही जो है वो लचक आ जाती है, यानी कि जो नॉर्मल जो लेवल होता है फ्लेक्सिबिलिटी का वो भी अबूर हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो हैं ये जब तक चलते नहीं हैं तब तक पता नहीं चलता कि इनको अटैक्सिया है कि नहीं। Ataxia is usually not diagnosed until a child begin to walk. Individual is so unsteady, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अनस्टेडी होगा, चल नहीं पा रहा, गिर रहा है, बार बार गिरेगा। Constant involuntary movements of eyeball is commonly observed, यानी अपनी आँखों को भी बार बार जो है अपनी पलकें झपकाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं ऐसे बच्चे में या ऐसे पर्सन में जो कि अटैक्सिया का शिकार है। हमने देखा यहाँ पे कि जो अटैक्सिया है ये थर्ड ब्रांच है न्यूरोमोटर क्लासिफिकेशन की, उसकी कुल 3 ब्रांच थी। तो इसमें सेरिबेलम जो है ये वाला एरिया डैमेज होता है और इसमें हाइपोटोनिसिटी आ जाती है, यानी कंट्रोल ही नहीं रहता अपने मसल्स की मूवमेंट के ऊपर।
अब हमारे पास थर्ड आती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी सीपी को 3 लिहाज से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है टोपोग्राफिकल या एनाटॉमिकल, दूसरा है न्यूरोमोटर क्लासिफिकेशन और तीसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन है जो कि है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसको फील्ड ऑफ एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। इसको डॉक्टर यूज़ नहीं करते बल्कि इसको एजुकेशनिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड इनटू वन ऑफ 8 एबिलिटी क्लासेस अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें एक पर्सन को 1 से लेकर 8 तक कुछ क्लासेस उन्होंने बनाई हुई हैं, उनमें रखा जाता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पेयरमेंट का शिकार है तो उसको क्लास 1 में रखा जाता है। क्लास 1 डिनोट सीवियर इम्पेयरमेंट, और जो जिस इंसान में माइल्ड होती है उसको क्लास 8 में रखा जाता है। तो आई होप कि आपको जो है पता चल चुका होगा सीपी क्या चीज़ है, कि सीपी में जो है ब्रेन का जो मोटर कंट्रोल एरियाज़ होते हैं वो जो है वो मुतासिर होते हैं, जैसे एक इंसान डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने जो है इस वीडियो को देखा पूरा, और प्लीज़ चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। मुझे आप लोगों की जो सब्सक्रिप्शन है उसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जो मकसद इस पर मज़ीद काम करूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर